आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं जॉन किट्स एज अ रोमांटिक पोइट। जॉन किट्स एज अ रोमांटिक पोइट। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि जॉन किट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया, या जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट है उसके रूप में क्यों आया। मिथिला यूनिवर्सिटी वाले पार्ट 1 के इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे जरा ध्यान दें कि द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो बुक पढ़नी है आपको, उसके जो कंपोजर है वो जॉन किट्स है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जॉन किट्स एज अ रोमांटिक पोइट। अभी फिलहाल हम देखें कि जॉन किट्स एज अ रोमांटिक पोइट कह रहे हैं कि among all the romantics जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनके बीच किट्स was the last to be born and the first to be die। कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनमें जॉन किट्स, जिनका जन्म सभी रोमांटिक पोइट्स के जन्म के बाद हुआ, परंतु उनकी मृत्यु उन सभी रोमांटिक पोइट्स के मृत्यु के पहले हुई। ये क्या बता रहा है कि जॉन किट्स और जितने भी रोमांटिक पोइट थे उनसे उम्र में तो कम थे ही, और उनकी मृत्यु भी उन सारे रोमांटिक पोइट्स से पहले हो गई। Among all the romantic poets, Keats was the last to be born and the first to be die। As a romantic poet, he was greatly inspired। एक romantic poet के तौर पर he was greatly inspired, वह बहुत ही प्रेरित थे by Elizabethans, जो रानी एलिजाबेथ के टाइम के जो पोइट्स थे उनसे बहुत ही इंस्पायर थे जॉन किट्स। और स्पेशली खास तौर से वो जो इंस्पायर थे वो स्पेंसर से, एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन पोइट थे। स्पेंसर उनसे वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे। ही इज अ ट्रू रोमांटिक पोइट। वो एक ट्रू रोमांटिक पोइट थे। क्यों? एंड मेक्स पोएट्री एन इंस्ट्रूमेंट। वो तो एक ट्रू रोमांटिक पोइट भी थे और उन्होंने पोएट्री को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया। क्यों? ही इज अ ट्रू रोमांटिक पोइट एंड मेक्स पोएट्री एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। उन्होंने कविताओं को जो है ना वह व्यक्तिगत और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जॉन किट्स ने जो है ना वो पोएम्स को यूज किया था। इसीलिए वो एक ट्रू रोमांटिक पोएट थे। मैं फिर से उस लाइन को रिपीट करता हूं। ही इज अ ट्रू रोमांटिक पोएट and makes poetry an instrument for all expression of his personal and emotional expression। Other romantics, इनके अलावा जो romantic poets थे, have some political and social। Other romantics have some political and social comment in their poetry। और जो दूसरे रोमांटिक पोइट्स थे उनकी कविताओं में पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्स देखने को मिलते थे। वो राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियां किया करते थे, परिहास किया करते थे अपनी कविताओं में, जो अदर रोमांटिक पोइट्स थे वो। लेकिन किट्स पोएट्री इज नॉट द व्हीकल। किट्स की जो पोएट्री थी वह व्हीकल नहीं थी फॉर एनी प्रोपेगेंडा। किसी भी मिथ्या प्रचार को लेकर किट्स ने अपनी पोएट्री को एक व्हीकल के रूप में यूज नहीं किया। जहां पर दूसरे रोमांटिक पोएट अपनी कविताओं में पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को
हाईलाइट करते थे, उस पर कमेंट करते थे, लेकिन किड्स ने अपनी पोएट्री को जो है ना प्रोपेगेंडा के व्हीकल के रूप में यूज नहीं किया। ही रोट पोएट्री, उन्होंने कविताएं लिखी फॉर द सेक ऑफ पोएट्री, कविताओं के रक्षण के लिए उन्होंने कविताओं को लिखा। उनका मकसद कविताओं का विकास था, इसीलिए वो कविता लिखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पोयम में अदर रोमांटिक पोएट्स की तरह पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर कमेंट नहीं किया। उन्होंने अपनी पोएट्री को प्रोपेगेंडा के व्हीकल के रूप में यूज नहीं किया। रोमांटिक पोएट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आखिर रोमांटिक पोएट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या? रोमांटिक पोएट्री क्या है? रोमांटिक पोएट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। स्वप्न की जो दुनिया है ना, उसको प्रदर्शित करने का जो तौर तरीका है, उस आधार पर जो कविताएं लिखी गई वो रोमांटिक पोएम्स की श्रेणी में आती है। रोमांटिक पोएट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, देयरफॉर इसलिए द रोमांटिक पोएट्स सीक, SEEK, सीक का मतलब ढूंढना, जॉब सीकर, नौकरी ढूंढने वाला। देयरफॉर इसलिए द रोमांटिक पोएट्स सीक एन एस्केप फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ। अब देखो ये बहुत बड़ी बात थी कि रोमांटिक पोएट्री तो प्रेजेंट करती है किसको? वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को। तो स्वप्न की जो दुनिया है उसको प्रेजेंट करने में क्या होता है ना, लोग ऐसी ऐसी बातों को सामने में रखते हैं जो है सो सिर्फ ख्यालों में जीने वाली चीजें हैं। लेकिन जो रोमांटिक पोएट्स थे ना, वो भागने की ढूंढते रहते थे कि वो किधर से हार्ड रियलिटीज ऑफ जो लाइफ है, जीवन की जो कटुता है, जीवन की जो मार्मिकता है, जीवन की जो कठिनाई है, उसकी जो वास्तविकता है, उससे बचकर भागने का रास्ता तलाशते रहते थे। वो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में जो है वो रिवॉल्व करते रहते थे। रोमांटिक पोएट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, देयरफॉर द रोमांटिक पोएट्स सीक एन एस्केप फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। कि रोमांटिक जो पोएम्स के जो ज्यादा से ज्यादा पोएट थे ना, वो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम में जो है ना, जो इमेजिनेशन वर्ल्ड था उसमें रिवॉल्व करते रहते थे। वो हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से बचकर भागने की कोशिश करते रहते थे। फिर से आप गौर से देखो, ये बहुत बड़ी बात थी कि हम किस टॉपिक पे हैं। रोमांटिक पोएट्री प्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, देयरफॉर द रोमांटिक पोएट्स सीक एन एस्केप फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अब इसके बाद अनदर साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, दूसरा जो गुण है रोमांटिक पोएम का, अनदर साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इज द नोट ऑफ मेलंकॉली, इज द नोट ऑफ मेलंकॉली। कि कहीं ना कहीं जो जीवन में जो दुख है, विपदा है, करुणा है, उसका एक रोमांटिक पोएम का एक मेजर फीचर ये है। अनदर साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इज द नोट ऑफ मेलंकॉली। किड्स पोएट्री, जॉन किड्स की जो कविता है, इज ऑल्सो कलर्ड बाय मेलंकॉली। इनकी कविताओं में भी मेलंकॉली देखने को मिली। इनके कविताएं भी जो है वो मेलंकॉली से जो है वो रंगे पड़े हुए थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री, अधिकांश जो जॉन किड्स की कविताएं हैं, इज डिवोटेड, वह समर्पित थी किसको? लव, प्रेम को। लॉस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का जो ह्रास है, सौंदर्य की जो क्षति है, उसको डिवोटेड थी। एंड द लॉस ऑफ जॉय, जीवन में जो लोग सुखों को खो देते हैं, तो जॉन किड्स की जो अधिकांश कविताएं थी, मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री इज डिवोटेड टू लव, लॉस ऑफ ब्यूटी एंड लॉस ऑफ जॉय। बीइंग अ सेंसस पोएट, गौर करेंगे, ये भी आपका एक मेजर क्वेश्चन आता है कि जॉन किड्स को एक सेंसस पोएट के रूप में रखने के लिए हम अगले टॉपिक में सेंसस पोएट पर ही आने वाले हैं। बीइंग अ सेंसस पोएट ही लव्स ब्यूटी, एक सेंसस पोएट होने के नाते वह प्रेम करते थे सुंदरता से। इस बात को बताने के लिए यहां पर उनकी कविता के एक पंक्ति को कोट किया गया है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। वो कहते हैं कि जो सुंदरता की चीजें हैं ना, वो सदैव सुखकारक होती हैं। सौंदर्य मानव के जीवन का बहुत ही बड़ा सुखकारक है ना।
अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज रोमांटिक पोएट्री, जॉन किट्स की रोमांटिक पोएट्री का जो दूसरा गुण है, इज हिज लव ऑफ नेचर, कुदरत के प्रति उनका स्नेह। किट्स लव्स नेचर, वह कुदरत से प्रेम करते थे, फॉर इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता की वजह से, एंड चार्म, ब्यूटी और चार्म दोनों के एक ही अर्थ होते हैं। तो कुदरत की सुंदरता की वजह से जॉन किट्स नेचर को प्रेम करते थे, एंड ही डज नॉट ट्राई टू फाइंड द हिडन मीनिंग, और उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी प्रकृति के हिडन मीनिंग को पाने की। प्रकृति में जो छुपे हुए गुणों की बहुत सारे कवियों ने जिक्र किए हैं। अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ो, जिन्हें नेचर पोएट के नाम पर जाना जाता है, तो उन्होंने तो अपनी अधिकांश कविताओं में हिडन मीनिंग को सामने रखने की कोशिश करी है। तो वो कहते हैं कि किट्स लव्स नेचर फॉर इट्स ब्यूटी एंड चार्म, एंड ही डज नॉट ट्राई टू फाइंड द हिडन मीनिंग इन नेचर। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी नेचर के हिडन मीनिंग को फाइंड आउट करने की। बल्कि ही डिस्क्राइब्स इट, उन्होंने कुदरत का वर्णन करते हैं। ही डिस्क्राइब्स इट, वह कुदरत का वर्णन करते हैं। एज ही सीज इट, वह जिस रूप में कुदरत को देखते हैं उसी बातों का बखान अपनी कविताओं में करते हैं। वह उसके हिडन मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमने जॉन किट्स को एज अ रोमांटिक पोएट पढ़ा। थोड़ी सी बातें आपको और बता देना ही उचित है। देखिए, जॉन किट्स का जन्म हुआ था 1795 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1821। आप देखो, आप कितने कम साल जिए। 1795 में पैदा ही हुए और 1821 में वो मर भी गए। मैंने आपको यहां भी कहा था कि among all the romantics, Keats was the last to be born and the first to be die. उसके बाद है कि जो जॉन किट्स थे ना, he was the key figures of the romantic movement. रोमांटिक मूवमेंट के एक वो की फिगर थे, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे। एंड फैसिनेटेड इन क्लासिकल लिटरेचर, इस बात को ज्यादा ध्यान करिएगा कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे क्लासिकल लिटरेचर से। उनके कविताओं का जो फॉरमोस्ट थीम रहता था, जो आमतौर से वो अपने कविताओं के जो थीम को, कंटेंट को, सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को चुनते थे जिस पर आधारित उनकी कविताएं होती थी, फॉरमोस्ट थीम होती थी उनकी कविताओं की लव, नेचर, फैंटेसी, पावर, पेन। लव, नेचर, फैंटेसी, पावर, पेन। कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पंक्ति का जिक्र भी किया है किट्स ने अपनी कविताओं के दरमियान कि फिजिकल ब्यूटी दैट इज टेम्पररी। हम लोग इस बात को नहीं समझते कि हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है ना, हमारी जो शारीरिक सौंदर्य है, जो हमारा एक्सटर्नल एक्सपोजर है, वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। फिजिकल ब्यूटी दैट इज टेम्पररी, स्पिरिचुअल ब्यूटी दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव, आर्ट, friendship. Physical beauty is temporary. Spiritual beauty, that is the beauty of love, art, friendship, that is eternal. वो कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य तो क्षणभंगुर है, वो थोड़े से समय के लिए टेम्पररी है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है ना, स्पिरिचुअल ब्यूटी से यहां अभिप्राय है ब्यूटी ऑफ लव, ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये इटर्नल है, ये शाश्वत है। मैं आपको कई बार कहता रहता हूं वर्ग में भी कि अगर फिजिकल ब्यूटी से कोई मतलब होता, अगर फिजिकल ब्यूटी का कोई मतलब होता, तो इंडियन करेंसी के ऊपर, भारतीय नोटों के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होती, तब तो किसी फिल्म अभिनेता की तस्वीर होती, सलमान खान की तस्वीर होती, जॉन अब्राहम की तस्वीर होती। लेकिन इन लोगों के पास तो फिजिकल ब्यूटी है, गांधी के पास स्पिरिचुअल ब्यूटी थी। स्पिरिचुअल ब्यूटी का जो सर्वाइवल है ना, वो आपके मृत्यु के उपरांत भी रहता है। कल फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आऊंगा, इसी पोएम से रिलेटेड, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। नमस्कार।